नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से आज़ादी के इस पर्व को आपने मनाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए अब जल्दी से आज के हेडलाइंस से शुरुआत करते हैं। नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पास। बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की है योजना। नए बिल में हैं कई अहम बदलाव। एशियाई शेयरों की संख्या में जबरदस्त इजाफा। पिछले 3 दशकों में हुई 70% की शानदार बढ़ोतरी। एशियाई शेर दुनिया में सिर्फ मिलते हैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर नेशनल पार्क में। और यूएसए ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक पीस एग्रीमेंट की मध्यस्थता की। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर था विवाद। एग्रीमेंट का खास पहलू है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आइए शुरू करें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है कि वह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी से बदलकर यूनिवर्सल बैंक बन सकता है। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलने का मतलब है कि बैंक अब केवल छोटे और सीमित दायरे की बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह एक ही छत के नीचे कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सहित हर तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकेगा। इससे बैंक के व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा, ग्राहक आधार मजबूत होगा और प्रतिस्पर्धा में उसकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में लगभग सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 124 है, उन्हें कानूनन यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल के तहत काम करने की अनुमति है, यानी वे वाणिज्यिक, निवेश और अन्य सेवाएं दे सकते हैं। भारत में पिछली बार यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस 1 दशक पहले 2014 में दिए गए थे। तब बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को यह अनुमति मिली थी। हालांकि एसएफबी से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई ने कुछ सख्त शर्तें भी रखी हैं। सबसे पहले बैंक को कम से कम 5 साल तक शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला होना चाहिए। दूसरा, बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए ताकि पारदर्शिता और निवेशकों का भरोसा बना रहे। तीसरा, बैंक की नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, जो उसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा बैंक को पिछले 2 वित्तीय वर्षों में लगातार शुद्ध मुनाफा दर्ज करना चाहिए। साथ ही उसकी ग्रॉस एनपीए 3% से कम और नेट एनपीए 1% से कम रहनी चाहिए, ताकि यह साबित हो कि बैंक की लोन रिकवरी और क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है। वहीं प्रमोटर स्ट्रक्चर में भी स्थिरता जरूरी है। प्रमोटर स्ट्रक्चर का मतलब है कि ट्रांजिशन के दौरान नए प्रमोटर्स को जोड़ना या मौजूदा प्रमोटर्स में बदलाव नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, आरबीआई ऐसे एसएफबी को प्राथमिकता देता है जिनका लोन पोर्टफोलियो विविध हो, ताकि किसी एक सेक्टर में जोखिम केंद्रित ना हो और बैंक की आय स्थिर बनी रहे। कुल मिलाकर यह मंजूरी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद वो न सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट लोन, फॉरेन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी सेवाएं दे सकेगा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना दायरा बढ़ा पाएगा। दोस्तों, भारत में पहली बार निकेल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट सल्फाइड की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालूकोनाज मनेदीह इलाके में हुई है। यह खोज इसलिए बड़ी है क्योंकि ये तीनों धातुएं बहुत कीमती तो हैं ही, साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए, निकेल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और मजबूत धातु मिश्र धातु बनाने में होता है। साथ ही यह इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में भी अहम भूमिका निभाता है। कॉपर बिजली के तारों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पाइपलाइन और निर्माण कार्य में जरूरी है, क्योंकि ये बिजली और गर्मी का बहुत अच्छा संवाहक है। वहीं प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का उपयोग कार और इंडस्ट्रियल मशीनों में लगे कैटलिस्ट, महंगी ज्वेलरी, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में होता है। इन धातुओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भविष्य की क्लीन एनर्जी तकनीकों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और डिफेंस उपकरणों के लिए अनिवार्य हैं। यानी ये खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस खोज से अब हमें इन खनिजों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं महासमुंद जिले की। महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ के मध्य पूर्वी हिस्से में है और यह अपनी भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इसका मुख्यालय महासमुंद शहर है, जो रायपुर से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है। महासमुंद जिले से महानदी नदी बहती है, जो यहाँ की खेती और पानी की जरूरतों के लिए बहुत अहम है। यहाँ की जमीन ज्यादातर उपजाऊ है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का और तिलहन जैसी फसलें बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं। ये जिला खनिज संपदा से भी भरपूर है। यहाँ ग्रेनाइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, सोना, टिन, सीसा, बेरिल जैसे खनिज पाए जाते हैं। जिले का एक बड़ा आकर्षण है बरना वापारा वन्यजीव अभयारण्य।
ऐतिहासिक दृष्टि से ये भी क्षेत्र समृद्ध है क्योंकि पास के सिरपुर में प्राचीन बौद्ध, जैन और हिंदू स्थापत्य के अवशेष मिलते हैं जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बनाते हैं। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के अवाजा शहर में तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन का नाम है थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज यानी LLDC3। यह सम्मेलन उन देशों के लिए खास महत्व रखता है जो लैंडलॉक्ड हैं। देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री वे होते हैं जिनकी कोई भी सीमा समुद्र, महासागर या बड़े तटीय जल क्षेत्र से नहीं जुड़ी होती। ऐसे देशों के चारों तरफ अन्य देश होते हैं। चूंकि इनके पास अपना कोई समुद्री तट नहीं होता, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए समुद्री बंदरगाहों तक पहुंचने में पड़ोसी देशों के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि इन देशों को आयात निर्यात में ज्यादा समय, ज्यादा लागत और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इनकी आर्थिक प्रगति काफी हद तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे राजनीतिक और परिवहन संबंधों पर निर्भर करती है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज के दुनिया में कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि अपना नेपाल हो गया पड़ोसी देश, भूटान हो गया। भारत और चीन से ये घिरे हुए हैं और इनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। अफगानिस्तान पूरी तरह से जमीनी सीमाओं से घिरा है और समुद्र तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान या फिर ईरान के रास्ते का इस्तेमाल करता है। वहीं कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है जो रूस, चीन और अन्य मध्य एशियाई देशों से घिरा है। अफ्रीका में इथोपिया ऐसा कंट्री है जिसने 1993 में एरिट्रिया के अलग होने के बाद अपना समुद्री तट खो दिया और अब उसे बंदरगाह के लिए जिबूती या फिर सोमालिया पर निर्भर रहना पड़ता है। ये उदाहरण बताते हैं कि लैंडलॉक्ड होना किसी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है जिसका सीधा असर उसके व्यापार, सुरक्षा और विकास पर पड़ता है। इसी वजह से यह सम्मेलन लैंडलॉक्ड देशों के लिए बहुत अहम हो जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है APOA यानी आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसे दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देशों की सहमति से अपनाया गया था। APOA को एक व्यापक योजना के रूप में तैयार किया गया है ताकि लैंडलॉक्ड कंट्रीज की लंबे समय से चली आ रही विकास से जुड़ी मुश्किलों का हल निकाला जा सके। इसके तहत कई अहम कदम तय किए गए हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि खाद्य सुरक्षा मजबूत हो और किसानों को बेहतर बीज, उन्नत खेती तकनीक और मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी मिले। दूसरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी शुरू होगी जिससे सड़क, रेल, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी पूंजी को जुटाया जा सकेगा। तीसरा, UNFCCC के तहत एक नई वार्ता संस्था बनाई जाएगी जो जलवायु बदलाव से निपटने की रणनीतियों और व्यापार को आसान बनाने के लिए काम करेगी। कुल मिलाकर LLDC3 और APOA का उद्देश्य यह है कि समुद्र से दूर बसे देशों को भी वही मौका और अवसर मिले जो समुद्री पहुंच वाले देशों को मिलते हैं। बेहतर बुनियादी ढांचे, सुरक्षित व्यापार मार्ग, मजबूत कृषि व्यवस्था और जलवायु बदलाव के खिलाफ लचीलापन देकर इन देशों की आर्थिक प्रगति को तेज करना इस सम्मेलन का असली मकसद है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। UPSC 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। मेरिट स्कीम यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन को हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। आपको बता दें कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू किया जाएगा। इसे वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बनाया गया है और इसका मकसद है तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और बेहतर प्रबंधन लाया जा सके ताकि यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप हो सके। इस योजना पर 2025-26 से 2029-30 के बीच कुल 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से आधा पैसा यानी 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक लोन के रूप में देगा। पैसा सीधे केंद्र सरकार से एक सेंट्रल नोडल एजेंसी के जरिए राज्यों के संस्थानों तक पहुंचेगा।
आपको बता दें कि IITs, IIMs, AICTE, NBA जैसी संस्थाएं भी इसे लागू करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ध्यान दीजिएगा कि मेरिट स्कीम का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है, बल्कि छात्रों की, विद्यार्थियों के स्किल्स और रोजगार योग्यता बढ़ाने पर भी है। इसके तहत इंटर्नशिप के मौके, इंडस्ट्री के हिसाब से कोर्स को अपडेट करना, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिसर्च हब बनाना शामिल है। साथ ही इनोवेशन सेंटर्स, मेकर लैब्स, स्किल लैब्स और लैंग्वेज वर्कशॉप को भी सपोर्ट मिलेगा। इस योजना के तहत करीब 275 सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों को चुना जाएगा। इसमें कुछ NITs, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और तकनीकी यूनिवर्सिटीज होंगी। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को भी मदद दी जाएगी। भारत के एशियाई शेरों को लेकर एक सुखद खबर आई है। दरअसल 1990 में जहां एशियाई शेरों की संख्या सिर्फ 284 थी, वहीं 2025 में ये बढ़कर हो गई है 891। यानी पिछले 3 दशकों में 70% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई। दोस्तों, ये बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं, बल्कि भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि एशियाई शेर दुनिया में सिर्फ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। ये अफ्रीकी शेरों से आकार में थोड़े छोटे होते हैं और इनका पेट का हिस्सा ज्यादा लटकता है। इनका कोई तय ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। संरक्षण के लिहाज से इनका दर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। ये शेर IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 श्रेणी और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी शामिल है। इनके संरक्षण के लिए भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। 2020 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट लायन इनकी सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें रेडियो कॉलरिंग, कैमरा ट्रैप जैसी आधुनिक तकनीकों से निगरानी, हैबिटेट सुधार और मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट के तहत गिर के बाहर भी इनके आवास का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें गिरनार, पानिया और मितियाला जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वहीं भारत इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी हिस्सा है, जो शेर समेत अन्य बड़ी बिल्लियों के वैश्विक संरक्षण के लिए काम करता है। एशियाई शेरों को स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत भी कवर किया गया है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम का हिस्सा है। खास बात यह है कि गुजरात का बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में फैला है, एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने की दिशा में उभर रहा है। यह इलाका 192.3 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसे 1979 में अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ की जैव विविधता समृद्ध है, जिसमें गोरड़, बबूल, धाव, रायन, बेर, जामुन, आमली, दूधलो और बांस जैसे पौधे शामिल हैं। यहाँ सांभर, चीतल और चिंकारा जैसे वन्य जीव भी पाए जाते हैं। बारदा की अहमियत इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि यह गिर पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद करेगा और एशियाई शेरों को एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। एक हालिया स्टडी के मुताबिक दुनिया में बनने वाले 4 प्रमुख वर्जिन पॉलीमर्स में भारत का योगदान करीब 4% है, जबकि सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। आपको बता दें, वर्जिन पॉलीमर असल में वो प्लास्टिक होता है जिसे सीधे कच्चे पेट्रोकेमिकल स्रोतों जैसे कि क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस से बनाया जाता है। इसका मतलब है कि यह पहले कभी इस्तेमाल या प्रोसेस नहीं किया गया होता, इसलिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल नई और एक समान रहती है। इसके कई प्रमुख प्रकार हैं, जैसे पॉलीएथिलीन, जो पैकेजिंग फिल्म और बैग में इस्तेमाल होता है, फिर पॉलीप्रोपाइलिन, जिसका इस्तेमाल ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर और कंटेनर बनाने में होता है। इसके अलावा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट आता है, जो बोतल और फूड पैकेजिंग में बहुत आम है। वहीं पॉलीस्टाइरीन का उपयोग इंसुलेशन और डिस्पोजेबल उत्पादों में होता है। पॉलीकार्बोनेट चश्मे के लेंस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होता है। वर्जिन पॉलीमर्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अशुद्धियां नहीं होती और इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जिससे ये ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद बनते हैं। यही वजह है कि मेडिकल इक्विपमेंट, हाई परफॉर्मेंस मशीनरी और प्रीमियम पैकेजिंग जैसे सेक्टर में इनकी बहुत डिमांड रहती है। लेकिन इनका एक बड़ा मुद्दा यह है कि ये पूरी तरह नॉन रिन्यूएबल फॉसिल रिसोर्सेज पर निर्भर करते हैं, जिनका इस्तेमाल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके निर्माण में कार्बन फुटप्रिंट भी काफी ज्यादा होता है और ये प्लास्टिक कचरे के बढ़ते संकट को और गंभीर बना देते हैं। इसलिए आज की तारीख में कई देश वर्जिन पॉलीमर्स की जगह रिसाइकल्ड प्लास्टिक या फिर बायो बेस्ड मटेरियल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव को कम किया जा सके। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज।
प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। दोस्तों, इस 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे हो गए हैं। आइए समझते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था। दरअसल आज से 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक छोटे से गांव काकोरी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद साहसी और चर्चित घटनाक्रम हुआ, जिसे हम आज काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। यह घटना असल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा थी। आपको बता दें कि उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नाम का एक संगठन सक्रिय था, जिसके क्रांतिकारी नेता अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेकर भारत को आजाद कराना चाहते थे। समस्या ये थी कि उनके पास अपने आंदोलन और हथियारों के लिए पैसों की कमी थी और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के आधिकारिक खजाने को निशाना बनाने का फैसला किया। संगठन को पता चला कि 9 अगस्त की दोपहर शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही डाउन ट्रेन नंबर 8 में सरकारी नकदी भेजी जा रही है, कैश भेजा जा रहा है। क्रांतिकारियों ने प्लान के मुताबिक इस ट्रेन को काकोरी के पास रोक लिया और नकदी से भरे बैग लूट लिए। ये बात ध्यान रखिए कि इस लूट का मकसद निजी लाभ नहीं बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फंड जुटाना था। इस ऑपरेशन में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्ता और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे नामी क्रांतिकारी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार को यह घटना अपने लिए चुनौती के समान लगी और तुरंत ब्रिटिशर्स ने बड़ी कार्रवाई की। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, उन पर काकोरी षड्यंत्र मामला चलाया गया। लंबे मुकदमे के बाद 4 क्रांतिकारियों यानी अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई, जबकि बाकी को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन ने भले ही उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को अस्थायी झटका दिया, लेकिन यह क्रांति की ज्वाला बुझा नहीं पाया था। इसके बाद HRA का पुनर्गठन हुआ और 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका नया रूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में सामने आया। आपको बता दें कि HRA की स्थापना 1924 में हुई थी कानपुर में और इसके संस्थापकों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय शामिल थे। इसका मकसद था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से एक संघीय गणराज्य बनाना, जहां हर वयस्क को वोट का अधिकार हो। वहीं HSRA, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, इन्होंने अपना स्पष्ट लक्ष्य रखा था। इनका मकसद था भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना, जिसमें सामाजिक और आर्थिक बराबरी सुनिश्चित हो। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार या तो ईरान ने संभवतः अपना पहला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तैयार कर लिया है या फिर उसके परीक्षण की तैयारी कर रहा है। ईरान के ICBM को खुर्रमशहर 5 कहा जा रहा है, इसलिए आइए समझते हैं इसको कि यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM एक लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड सहित अन्य पेलोड ले जा सकती है। खास बात यह है कि यह बहुत तेज गति यानी लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसे लैंड बेस्ड साइलोज, मोबाइल लॉन्चर्स या सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, ईरान का खुर्रमशहर 5 अब केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि उसकी ग्लोबल सैन्य महत्वाकांक्षा का जीता जागता सबूत है। पहले इसकी मिसाइल ताकत ज्यादातर 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज तक सीमित थी, जो इजराइल और सऊदी अरब तक को कवर करती थी। लेकिन 12,000 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ खुर्रमशहर 5 अब सीधे ICBM क्लब में प्रवेश कर चुका है। दुनिया में फिलहाल जिन देशों के पास ऑपरेशनल ICBMs हैं, उनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। तकनीकी दृष्टि से देखें तो खुर्रमशहर 5 मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड मैक 16 है, जो इसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन बना देती है, भले ही सामने वाले देश के पास एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो। अगर यह सॉलिड फ्यूल तकनीक से बना है तो इसे लॉन्च करने में तैयारी का समय बेहद कम लगेगा, मतलब लॉन्च ऑन डिमांड स्ट्राइक की क्षमता भी ईरान के पास होगी। आपको बता दें कि भारत का अग्नि 5 भी एक सॉलिड फ्यूल ICBM है। भूगोल के हिसाब से खुर्रमशहर 5 की पहुंच अब केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, यह यूरोप, अमेरिका, रूस के कुछ हिस्सों
चीन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक को टारगेट कर सकता है। यह पहली बार है जब ईरान की सैन्य ताकत अपने क्षेत्रीय दायरे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के सामरिक समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है। इसके भू राजनीतिक असर भी गहरे हैं। अमेरिका और इजरायल के लिए यह स्पष्ट चेतावनी है कि ईरान अब केवल डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव पोजीशन पर खड़ा है। एक्सपर्ट्स इस बात से चिंतित हैं कि इस मिसाइल के आने से मिडिल ईस्ट में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। संभावना है कि इसमें सऊदी अरब, तुर्की और यूएई जैसे देश एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता पर ज्यादा निवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात, खुर्रमशहर 5 के टेक्नोलॉजी के स्रोत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया और रूस से मिलती रही है। खुर्रमशहर 5 के डिजाइन और क्षमता को देखकर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका विकास नॉर्थ कोरिया के हवासोंग 17 मिसाइल से प्रभावित हो सकता है। भारत के लिए भले ही यह मिसाइल सीधा खतरा न हो, लेकिन इसकी मौजूदगी हिंद महासागर क्षेत्र में स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन बदल सकती है। खासकर अगर भविष्य में ईरान अपने आईसीबीएम को किसी मित्र राष्ट्र को ट्रांसफर करता है तो यह वेस्ट एशिया से साउथ एशिया तक की शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकता है। हाल ही में मुथुवन समुदाय चर्चा में आया क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। आइए मुथुवन समुदाय के बारे में जान लें। मुथुवन या मडगार जनजाति के लोग केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। ये 2 अलग अलग समूहों में बंटे हैं। एक है मलयालम मुथुवन और दूसरा है पांडी मुथुवन। हालांकि दोनों की बोलियों में थोड़ा बहुत ही अंतर है। मुथुवन समुदाय अपनी पारंपरिक समझ और ज्ञान के साथ जंगलों और वन्य जीवों के साथ सामंजस्य में रहना जानता है। इनके पास पारंपरिक चिकित्सा का गहरा ज्ञान है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रूप से आगे बढ़ाया जाता है। इनकी सामाजिक संरचना में 6 प्रमुख कुट्टम यानी कुल होते हैं जो आगे उपकुलों में बटे होते हैं और इनका इस्तेमाल विवाह, गठबंधन, सामाजिक स्थिति बनाए रखने और वंश पहचान के लिए किया जाता है। यह समुदाय अपनी जाति के भीतर विवाह करता है। गौरतलब है कि इनका प्रशासन कानी सिस्टम के तहत चलता है जिसमें हर गांव का मुखिया कानी कहलाता है और वो गांव के नियम कानून को देखता है। साथ ही परंपरा तोड़ने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी करता है। धार्मिक रूप से मुथुवन लोग एनिमिस्ट होते हैं। देखिए, एनिमिस्ट का मतलब क्या है? ऐसा धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास जिसमें यह माना जाता है कि प्रकृति की हर चीज में एक आत्मा होती है। इसमें न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, पेड़, पत्थर, नदियां, पहाड़, हवा सब में आत्मा मानी जाती है और उनका सम्मान या फिर पूजा की जाती है। दूसरे शब्दों में एनिमिज्म में प्रकृति को जीवित और पवित्र माना जाता है और लोग मानते हैं कि ये आत्माएं मनुष्यों के जीवन और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं। यह विश्वास दुनिया के कई आदिवासी और जनजातीय संस्कृतियों में पाया जाता है, जैसे सेंटाल, अफ्रीका की कुछ जनजातियां और जापान में शिंटो धर्म के अनुयायी। बहरहाल, मुथुवन समुदाय आजीविका के लिए विरिप्पू कृषि नामक झूम खेती करते हैं जिसमें उगाई गई फसलें केवल खुद के उपभोग के लिए इस्तेमाल होती हैं। रागी, मक्का, थिना, वर्गू, चामा, चावल, टमाटर, गाजर, शकरकंद, आलू और कई तरह की सब्जियां इनकी प्रमुख फसलें हैं। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। क्या यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार लेकर रहेंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में यूएसए ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक पीस एग्रीमेंट की मध्यस्थता की और दोनों काकेशस देशों के बीच समझौता हो भी गया। आपको बता दें, इन दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से तनाव और युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ ये नया समझौता एक ऐतिहासिक मोड़ है। खबर में आगे बढ़ें इससे पहले काकेशस इलाके को समझ लेते हैं। देखिए, काकेशस एक पहाड़ी और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है।
यह ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच फैला हुआ है। इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, नॉर्थ कॉकेशस और साउथ कॉकेशस। नॉर्थ कॉकेशस रूस के हिस्से में आता है, जिसमें चचन्या, दागिस्तान और इंगुशेतिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जबकि साउथ कॉकेशस, जिसे ट्रांस कॉकेशिया भी कहते हैं, इसमें 3 स्वतंत्र देश आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया आते हैं। अब समझते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद क्या था। दोनों देशों के बीच कई साल पुराने इस झगड़े का मुख्य कारण है नगोर्नो काराबाख इलाका। यह एक पहाड़ी इलाका है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ की आबादी ज्यादातर जातीय आर्मेनियाई रही है। सोवियत संघ के टूटने से पहले ही 1980 के दशक के अंत में यह इलाका अलग होने की ओर बढ़ा और आर्मेनिया के समर्थन से अजरबैजान से अलग होने की कोशिश की। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद दोनों देश स्वतंत्र हुए, लेकिन इस विवाद के चलते कई बार युद्ध जैसी स्थितियां बन गई थी। 2023 में अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख पर पूरा कब्जा कर लिया, जिससे करीब 1 लाख आर्मेनियाई लोगों को अपना घर छोड़कर आर्मेनिया जाना पड़ा। अब इस नए समझौते के तहत दोनों देशों ने न केवल लड़ाई खत्म करने पर सहमति जताई है, बल्कि आधिकारिक डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने का भी वादा किया है। इस डील का एक खास पहलू है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी ट्रिप, जो अजरबैजान को उसके भौगोलिक रूप से अलग पड़े हिस्से नक्शिवान से जोड़ेगा। यह रास्ता आर्मेनिया की जमीन से होकर गुजरेगा और इसके विकास का विशेष अधिकार अमेरिका के पास होगा। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान ने अमेरिका के साथ अलग अलग सहयोग समझौते भी किए हैं, जो ऊर्जा, तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस समझौते के जियोपॉलिटिकल असर भी गहरे हैं। अमेरिका की सीधी भागीदारी का मतलब है कि वह इस क्षेत्र में रूस और तुर्की जैसे देशों के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश करेगा। साथ ही यह नया ट्रांजिट रूट न सिर्फ स्थानीय व्यापार को बढ़ाएगा, बल्कि पूरे यूरोपीय एशियन कनेक्शन को भी नई दिशा देगा। भारत के लिए भी ये डील कई मायनों में अहम है। डील अहम इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की 1995 से फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी है। इस ट्रीटी से रक्षा और आर्थिक सहयोग के रास्ते पहले से ही खुले हैं। वहीं अजरबैजान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का अहम हिस्सा है, जो भारत को रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इस समझौते से क्षेत्र में स्थिरता आने पर भारत की इस कॉरिडोर तक पहुंच और भी आसान हो सकती है, जिससे व्यापार और रणनीतिक हित दोनों को फायदा होगा। तलाक़े हसन का मुद्दा फिर से कानूनी और सामाजिक चर्चा में आ गया है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़े हसन प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। आइए समझते हैं तलाक़े हसन क्या है। देखिए, तलाक़े हसन इस्लाम में बताई गई एक पारंपरिक तलाक की प्रक्रिया है। खास बात यह है कि ये केवल पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें तलाक तुरंत और एक बार में नहीं होता, बल्कि एक तय समय अवधि में धीरे धीरे पूरा होता है। इसे इस्लामी कानून के सभी प्रमुख स्कूल मान्यता देते हैं। इस प्रक्रिया में पति अपनी पत्नी को कुछ महीने के अंतराल पर 3 बार तलाक कहता है, यानी पहली बार तलाक कहने के बाद 1 महीने का इंतजार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरे महीने में तीसरी बार। इन तीनों बार के बीच का कुल 90 दिन का इंतजार इद्दत कहलाता है। इस अवधि के दौरान अगर पति पत्नी फिर से साथ रहने लगे तो तलाक की प्रक्रिया अपने आप रद्द हो जाती है। तलाक का ये तरीका ट्रिपल तलाक या तलाक़े बिद्दत से अलग है, जिसे 2019 में भारत में बैन कर दिया गया था। ट्रिपल तलाक में पति एक ही बार में तलाक 3 बार बोलकर तुरंत और स्थायी रूप से शादी खत्म कर सकता था, जबकि तलाक़े हसन में इंतजार की अवधि होती है और इसे रद्द भी किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि तलाक़े हसन को असंवैधानिक करार करने की मांग क्यों उठ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तलाक़े हसन पर चल रही बहस का केंद्र यह है कि क्या यह प्रथा संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या फिर नहीं। यानी ये पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों में टकराव का मामला है। तलाक़े हसन को असंवैधानिक बताने वाले लोगों का मानना है कि यह भारत के संविधान की मूल भावना और कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सबसे पहले तो यह अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि इसमें तलाक का अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया है, जबकि महिलाओं को यह सुविधा नहीं है, जिसमें लैंगिक असमानता पैदा होती है। इसके अलावा यह अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन माना जाता है, जो लिंग के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। लेकिन तलाक़े हसन में स्पष्ट रूप से पुरुषों को विशेष अधिकार और महिलाओं को वंचित किया गया है। साथ ही यह अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भी खिलाफ है, क्योंकि एक तरफा और असमान तलाक की प्रक्रिया महिला के सम्मानजनक जीवन, मानसिक शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर डाल सकती है। देखिए, कोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है जहां पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों में टकराव हुआ हो। उदाहरण के लिए शायरा बानो केस 2017 में कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। कोर्ट ने यह कहा था कि यह महिलाओं के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी तरह जोसेफ शाइन केस 2018 में कोर्ट ने व्याभिचार कानून को खत्म करते हुए कहा कि विवाह में दोनों पक्ष बराबर हैं और कानून किसी एक को विशेषाधिकार नहीं दे सकता।
इन पुराने फैसलों के आधार पर याचिकाकर्ता दलील दे रहे हैं कि तलाक़े हसन में केवल पुरुष को तलाक देने का अधिकार देना लैंगिक समानता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल 2025 संसद में पास हो चुका है, जो 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की योजना है। इस नए कानून का मकसद पुरानी और बेकार हो चुकी धाराओं को हटाना, भाषा को आसान बनाना और कानून को समझने और लागू करने में सरल बनाना है। आपको बता दें कि पुराने कानून में 819 सेक्शन और 47 चैप्टर थे, जबकि नए कानून में इन्हें घटाकर 536 सेक्शन और 23 चैप्टर कर दिया गया है। शब्दों की संख्या भी 5,12,000 से घटाकर 2,60,000 कर दी गई है और 39 नए टेबल व 40 फॉर्मूले जोड़े गए हैं। कुछ अहम बदलावों में टैक्स रिटर्न से जुड़ा एक सख्त प्रावधान हटाना शामिल है। यह प्रावधान पहले कहता था कि केवल समय पर रिटर्न भरने वालों को ही रिफंड मिलेगा, लेकिन अब लेट रिटर्न भरने वालों को भी रिफंड का हक होगा। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत भेजी गई रकम पर TCS नहीं लगेगा, अगर वह किसी वित्तीय संस्था से लोन ली गई है तो। कॉर्पोरेट टैक्स में भी सुधार किए गए हैं, जैसे इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन की गड़बड़ी ठीक करना, LLPs के लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को पुराने नियमों के मुताबिक लाना और बिना टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों को नील TDS सर्टिफिकेट लेने की अनुमति देना। वहीं गैर लाभकारी संस्थाओं यानी NPOs को मिलने वाले दान पर भी छूट के नियम बदले गए हैं। अब कुल दान का 5% तक टैक्स फ्री होगा, सिर्फ अनोनिमस दान का नहीं होगा। घर की प्रॉपर्टी से होने वाली आय की गणना में भी स्पष्ट किया गया कि 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद ही होगी। नए बिल में टैक्स ईयर की अवधारणा जोड़ी गई है, जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 12 महीने चलेगी। साथ ही टैक्स अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, क्लाउड सर्वर, ऑनलाइन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट तक जानकारी मांगने का अधिकार बरकरार रखा गया है, लेकिन इसके लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा ताकि पर्सनल डेटा का सही इस्तेमाल हो। साथ ही सरकार टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 भी लेकर आई है, जिसमें सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और उसकी 100% सहायक कंपनियों को भारत में निवेश से होने वाली आय यानी डिविडेंड, ब्याज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इत्यादि पर पूरी तरह टैक्स छूट दी गई है। इसी तरह गारंटीड यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को भी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS जैसी टैक्स फ्री निकासी की सुविधा दी गई है, जिससे रिटायरमेंट के समय 60% तक की रकम टैक्स फ्री निकाली जा सकेगी। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। UPSC 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लाइसेंस केवल भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिया जाता है। यूनिवर्सल बैंक वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग दोनों सेवाएं प्रदान कर सकता है। RBI केवल उन्हीं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यह लाइसेंस देता है जिनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार खोजे गए निकल, कॉपर, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट सल्फाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन धातुओं का उपयोग केवल आभूषण और सजावटी वस्तुएं बनाने में होता है। निकल का प्रयोग इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और स्टेनलेस स्टील निर्माण में किया जाता है। यह खोज छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में की गई है। PGEs का उपयोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में भी होता है। कथनों में कौन सा सही है या है बताना है आपको। केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4?
अगला प्रश्न है, थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज LLDC3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन अफ्रीका में आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन APOA है। APOA में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी स्थापित करने का प्रावधान है। नेपाल और भूटान ऐसे देशों के उदाहरण हैं जिनका कोई समुद्री तट नहीं है। कौन से कथन सही है या हैं, आपको बताना है। केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित मेरिट स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो केवल निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू होगी। इसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य केवल तकनीकी शिक्षा में नए संस्थान खोलना है। इस योजना में IITs और IIMs की कोई भूमिका नहीं होगी। अगला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाले एशियाई शेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में इनकी संख्या 800 से अधिक है और ये केवल गुजरात में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। प्रोजेक्ट लायन के तहत हैबिटेट सुधार और आधुनिक तकनीकों से निगरानी शामिल है। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एशियाई शेरों के लिए संभावित दूसरा घर बन रही है। ऊपर दिए गए कथनों में बताना है कौन सा या से कथन सही है या है। केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे वर्जिन पॉलीमर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है। यह सीधे कच्चे पेट्रोकेमिकल स्रोतों से तैयार किया जाता है। इसमें हमेशा अशुद्धियां पाई जाती हैं। भारत का विश्व उत्पादन में योगदान लगभग 10% है। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 और उससे संबंधित संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काकोरी ट्रेन एक्शन का मुख्य उद्देश्य निजी धन संपत्ति हासिल करना था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कानपुर में 1924 में हुई। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद HRA का पुनर्गठन होकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बना। HSRA का घोषित लक्ष्य भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 या फिर केवल 3 और 4। और अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ट्रिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह अजरबैजान को उसके नख्चिवान क्षेत्र से जोड़ता है। यह मार्ग पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके विकास का विशेष अधिकार अमेरिका के पास है। यह केवल अर्मेनिया और जॉर्जिया को जोड़ने के लिए बनाया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर केवल 3 और 4। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार फिर से बुलेटिन में रात में 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा जरूर बताइएगा। पिछले बार जो हमने सवाल आपसे पूछे थे उनके जवाब मैं स्क्रीन पर छोड़कर जा रहा हूं और इस बार जो हमने सवाल पूछे हैं वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि सही जवाब उनके क्या हैं। साथ ही अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर PDF हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।